हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, ये चल रही है प्रैक्टिकल सीरीज एंड आज हम प्रैक्टिकल सीरीज में जावा प्रैक्टिकल पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। सो पार्ट 1 में हमने सभी कमांड्स के सिंटेक्स को रिवाइज किया था। सो देखिए, आपको सिंटेक्स रिवाइज करना ज़रूरी है बिकॉज बिना सिंटेक्स के, बिना स्ट्रक्चर को समझे आप कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवाइज द सिंटेक्स ऑफ ऑल द कमांड्स। ओके, आज के प्रोग्राम में हमें जावा प्रोग्राम बनाना है जिसकी हेल्प से हमें गिवन फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला एक वॉल्यूम के लिए है। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो फॉर्मूला हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हमें रिक्वायरमेंट होगी एक यूजर डिफाइंड मेथड की। हम जानते हैं कि जो प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं उनके अपने काम होते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हमें अपना खुद का मेथड लिखना होगा। तो यहाँ पर हम एक यूजर डिफाइंड मेथड बनाने वाले हैं जिसकी हेल्प से ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर एक्चुअल में क्या अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में यूजर डिफाइंड मेथड को बनाना है। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग वी शुड नो हाउ टू स्टार्ट। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्रोजेक्ट के बाद पैकेज ऑटोमेटिकली उस सेटिंग से बन जाता है। जब हम नेटबीन्स आईडी में कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो पैकेज वहां पर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। एंड अगर हमने यहाँ पर मेन क्लास क्रिएट की है तो यहाँ पर हमें एक मेन क्लास भी मिलेगी। मेन क्लास होने का मतलब है वहां पर मेन मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर यूजर डिफाइंड मेथड हमें लिखना होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यूजर डिफाइंड मेथड और फिर उसी मेथड को हम यूज करेंगे मेन मेथड में। ओके, जावा प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप है एक प्रोजेक्ट बनाना। हम यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाकर न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर आप टूल बार में देख सकते हैं, हमें सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है ये टूल जिसका मतलब है न्यू प्रोजेक्ट। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरीज में आप सिलेक्ट करेंगे जावा विद एंड फिर प्रोजेक्ट्स में जावा एप्लीकेशन। ओके, ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर हमें प्रोजेक्ट नेम शो किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट नेम हमें एडिटेबल मिल रहा है, मतलब हम इसको एडिट कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते हैं प्रैक्टिकल सीरीज, ये हम प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये है हमारी मेन क्लास। हमने इस ऑप्शन को चेक किया है। यहाँ पर इस ऑप्शन को चेक करने का क्या मतलब है कि हमें मेन क्लास क्रिएट करनी है। अगर हम यहाँ पर ये मेन क्लास ऑप्शन चेक नहीं करते हैं तो मेन क्लास क्रिएट नहीं होगी। बट क्योंकि हमें सभी प्रोग्राम्स मेन क्लास में ही बनाने हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन को चेक करेंगे। ओके, इसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स टैब में देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट आपने अभी क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अंडर कुछ सोर्स पैकेज हैं एंड इसी सोर्स पैकेज में एक पैकेज बना है दैट इज़ प्रैक्टिकल सीरीज। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था पैकेज का नेम क्या होता है, वही नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट का नेम है, बस आपको उसे स्मॉल लेटर्स मीन स्मॉल केस में लिखना है। ओके, यहाँ पर जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट नेम में आप देख सकते हैं P और S कैपिटल है, बट यहाँ पर अगर पैकेज का नेम लिखना है
है तो कंप्लीट प्रोजेक्ट नेम को आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है, तो वो बन जाता है पैकेज का नेम। ओके, सो ये हमारे पैकेज का नेम है। एंड क्योंकि हमने मेन क्लास ऑप्शन चेक किया था तो यहाँ पर जो मेन क्लास बनी है उसका वही नेम होगा जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। सो यहाँ पर जो ये हमारी मेन फाइल है, मेन क्लास है, यहाँ पर इसका वही नेम होगा जो हमने प्रोजेक्ट का नेम लिया है। ओके, सो यहाँ पर ये है हमारी क्लास। इसके बाद हम इसे मेन क्लास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन मेथड प्रेजेंट है। सो आप देख सकते हैं ये लाइन मैंने आपको कल अच्छे से समझाया है। ये लाइन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें मेन मेथड स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये मेन मेथड के लिए हमें लाइन गिवन है, ठीक है। हो सकता है कि जब आप अपना एग्ज़ाम दें, मीन्स अपना प्रैक्टिकल करें, तो टीचर पहले से ये कोड आपके लिए रिमूव कर दें सो दैट आप इसको खुद टाइप करें। तो आपको ध्यान रखना है कि कोड पहले से गिवन है या फिर नहीं। अगर नहीं गिवन होगा तो ये सभी लाइंस आपको लिखनी होंगी, ठीक है। कैसे लिखनी है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पैकेज स्टेटमेंट की, फिर इसके बाद आती है क्लास स्टेटमेंट। यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट के साथ हमने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे मेन मेथड, और मेन मेथड को भी एक कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर जो भी स्टेटमेंट्स हमें मेन मेथड में लिखनी है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने मेन मेथड को क्लोज किया है और फिर यहाँ पर हमने क्लास को क्लोज किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हमें जो भी कोडिंग करनी है वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हमें पता है कि ये तो है मेन क्लास, बट अभी हमें यहाँ पर क्या बनाना है, सबसे पहले हमें बनाना होगा यूज़र डिफाइंड मेथड। तो मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था किस तरह से यूज़र डिफाइंड मेथड लिखा जाता है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। ये है सिंटेक्स जो हमने कल पढ़ा था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको यूज़र डिफाइंड मेथड लिखना है तो ये आपको मेन मेथड के पहले लिखना होगा। मीन्स आपको मेन मेथड से पहले बताना होगा कि आप कौन सा मेथड डिफाइन कर रहे हैं, तभी आप उस मेथड को मेन मेथड में यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट लिखी है, फिर क्लास स्टेटमेंट लिखी है, और फिर इसके बाद ये क्या है, ये है हमारा यूज़र डिफाइंड मेथड। ओके, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये है यूज़र डिफाइंड मेथड। तो देखिए, यूज़र डिफाइंड मेथड लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न टाइप। मीन्स ये पर्टिकुलर मेथड हमें रिटर्न में जो वैल्यू देगा उसका डेटा टाइप क्या है वो हमें बताता है रिटर्न टाइप। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम देते हैं मेथड का नेम, जैसे मेन मेथड का नेम है इसी तरह से हर एक यूजर डिफाइंड मेथड का अपना एक नेम होता है। जैसे हम यहाँ पर वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ नेम रख सकते हैं बिकॉज हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने वाले हैं। देन यहाँ पर ब्रैकेट्स में हम देते हैं ऑप्शनल लिस्ट ऑफ पैरामीटर। ऑप्शनल मतलब आप इसे दे भी सकते हैं और नहीं भी, कंपलसरी नहीं है। इसे ऑप्शनल में दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे सपोज करते हैं कि एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो उस केस में आप कॉमा लगाकर डिफरेंट पैरामीटर्स लिख सकते हैं, बट ये सभी का डेटा टाइप आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन यहाँ पर मेथड की स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर ये दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट मीन्स सिंपली आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आपको एग्जीक्यूट करानी है। देन रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, जो हमें रिटर्न में एक वैल्यू देती है। यहाँ पर अगर हमें रिटर्न में कोई भी वैल्यू मिल रही है तो उसके लिए हमें यूज करना है रिटर्न स्टेटमेंट, सो दैट हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न में मिल पाए। तो अगर हमें यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है तो सिंपली आपको यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखना है और फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट लिखनी है, सो दैट जो भी वैल्यू आए वो हम रिटर्न कर पाए। ओके, यहाँ पर इसके बाद सेमीकोलन लगाना है बिकॉज हमें पता है कि हर जावा स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाया जाता है। ओके, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड ब्रैकेट को क्लोज करने का मतलब है कि हमारा यूजर डिफाइंड मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इस मेथड को कंप्लीटली डिफाइन करने के बाद मेन मेथड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेन मेथड में कहां पर यूज करेंगे, इन द स्टेटमेंट्स। ओके,
सबसे पहले यहाँ पर पैकेज स्टेटमेंट गिवन है, देन पब्लिक क्लास स्टेटमेंट गिवन है, एंड इसके बाद अब हमें यहाँ पर लिखना होगा यूज़र डिफाइंड मेथड। यहाँ पर हम यूज़र डिफाइंड मेथड लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है एंड उसके लिए फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इसका मतलब है यहाँ पर हमें कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है? 3 पैरामीटर्स। बेसिकली पैरामीटर वो हैं जिनकी हेल्प से हम अपने मेथड की वैल्यू या फिर मेथड में जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। तो इन्हीं को हम कहेंगे कि ये हैं हमारे पैरामीटर। एंड क्योंकि हमें पता है कि लेंथ विड्थ हाइट ये सिर्फ इंटीजर ही नहीं, ये डेसिमल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। एंड जावा में डेसिमल टाइप के लिए हमारे पास 2 डेटा टाइप होते हैं, डबल एंड फ्लोट। बट क्योंकि हम यहाँ पर हर एक पॉसिबल साइज को कवर कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं डबल डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रिटर्न टाइप लिखते हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटर्न टाइप से पहले यहाँ पर गिवन है स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या है? ये एक मॉडिफायर है। एंड मॉडिफायर का क्या यूज़ होता है? बेसिकली जब भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना बट इस मेथड को, यूज़र डिफाइंड मेथड को हमें डायरेक्टली यूज़ करना है मेन मेथड में विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, तब हम यूज़ करते हैं स्टैटिक। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, अगर आपको कोई भी यूज़र डिफाइंड मेथड किसी मेन मेथड में यूज़ करना है विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, उस केस में आपको स्टैटिक यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टैटिक मॉडिफायर यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे अभी तक हम सिंटेक्स में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। तो देखिए रिटर्न टाइप मैंने आपको बताया था कि जो हमें रिटर्न में मिल रहा है, तो रिटर्न में हमें क्या मिलने वाला है? वॉल्यूम। बट वॉल्यूम एक्चुअल में क्या है? जब हम लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू एक्चुअल में क्या डेटा टाइप रखने वाली है? वो बेसिकली डबल डेटा टाइप की ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब आप 3 ऐसे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो डबल डेटा टाइप के हैं तो आपको आंसर भी डबल डेटा टाइप में ही मिलेगा। ओके, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा डबल डेटा टाइप में। इसका मतलब हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? डबल। ओके, इसके बाद ये है हमारे मेथड का नेम। क्योंकि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो हमने एक सिंपल मेथड नेम रखा है, दैट इज वॉल्यूम। ओके, इसके बाद ब्रैकेट्स में हमें देना होता है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। तो अभी हम क्वेश्चन को देखकर समझ गए हैं कि हमारे पास 3 पैरामीटर हैं, लेंथ विड्थ और हाइट। और हमें पता है कि जब भी पैरामीटर लिखने हैं तो उनके साथ उनका डेटा टाइप भी मेंशन करना है। यहाँ पर हमने डेटा टाइप के साथ हर एक पैरामीटर को मेंशन किया है। ओके, एंड साथ ही क्योंकि 3 है इसलिए हमने बीच में कॉमा भी यूज़ किए हैं। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड की स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पर कोई सिंपल स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट। बिकॉज यहाँ पर जो हमारा मेथड है वॉल्यूम, ये एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है। एंड वो वैल्यू क्या होगी? वो बेसिकली लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलेगी वही हमें रिटर्न में देनी है। ओके, यहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड के बाद ब्रैकेट में ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें रिटर्न में ये वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ओके, यहाँ पर इसके बाद सेमीकोलन लगाना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये बेसिकली हमने एक यूजर डिफाइंड मेथड को यहाँ पर बनाया है। ठीक है, हमारे मेथड का नेम था वॉल्यूम, इसका रिटर्न टाइप था डबल, इसमें 3 पैरामीटर हैं, लेंथ विड्थ और हाइट। ओके, एंड देन हमें इसमें रिटर्न क्या करना है? लेंथ विड्थ हाइट के मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वही हमें रिटर्न में प्रोवाइड करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। सबसे पहला स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं जहाँ पर हमने एक यूज़र डिफाइंड मेथड को बनाया
एंड अब हमें इस यूज़र डिफाइंड मेथड को यूज़ करना है। हम कहाँ पर इसे यूज़ करने वाले हैं? मेन मेथड में। सबसे पहले यहाँ पर मेन मेथड के लिए स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पर हमने मेन मेथड को कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट किया है। आपको पता है कि कर्ली ब्रैकेट्स के बाद और कर्ली ब्रैकेट्स को एंड करने से पहले ही यहाँ पर बीच में ही हमें अपनी स्टेटमेंट्स को लिखना होगा जो हमें मेन मेथड में एग्जीक्यूट करनी है। ओके, यहाँ पर हम पहले वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जब भी आप किसी भी वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो आपको पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिना डिक्लेयर किए आप वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है एक वेरिएबल की। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया है? सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखा है डबल, इसके बाद यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा है वी, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगाया है बिकॉज स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। ओके, ये बेसिकली हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि हमें इस v की वैल्यू क्या चाहिए। तो बेसिकली हम अब इस v की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम मेथड। मीन्स ये वॉल्यूम मेथड जो अभी हमने यूज़र डिफाइंड मेथड के वे से क्रिएट किया है, अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं मेन मेथड में। ओके, यहाँ पर आपको किसी भी यूज़र डिफाइंड मेथड को अगर यूज़ करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर मेन मेथड में सिंपली उसका नेम लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप वो मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाने हैं एंड फिर यहाँ पर जो ये मेथड है इसके पैरामीटर्स की एक्चुअल वैल्यूज़, जिनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, वो प्रोवाइड करने हैं। तो बेसिकली ये जब आपने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं तो ये क्या है? ये पैरामीटर हैं। मीन्स हमारा जो मेथड है वो किस चीज़ के ऊपर वर्क करने वाला है, वो है पैरामीटर। बट जब हम पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करेंगे? आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट कैसे प्रोवाइड करने होते हैं? आपको ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर सिंपली वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जैसे हमने लिखा 20.0, फिर 30.5 और फिर 40। तो ये अंडरस्टूड है कि जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू है दैट इज़ लेंथ। यहाँ पर हमने ये लेंथ की वैल्यू क्या प्रोवाइड की है? 20.0। मतलब जो पहले लिखा है वो पहले पैरामीटर की वैल्यू है, जो बाद में लिखा है वो बाद वाले पैरामीटर की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ, विड्थ, हाइट लिखे हुए आ रहे हैं, ये बेसिकली हमें समझाने के लिए है कि यहाँ पर ये लेंथ की वैल्यू है, ये विड्थ की वैल्यू है और ये हाइट की वैल्यू है। बट एक्चुअल में ये हमने टाइप नहीं किए हैं, ये बस हमें समझाने के लिए गिवन है। ओके, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ को प्रोवाइड किया है। ओके, इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया है एंड देन सेमीकोलन लगाया है। तो बेसिकली हम यहाँ पर v वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे? हम यहाँ पर वॉल्यूम मेथड को अप्लाई करेंगे और साथ ही उसके पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसके बाद अब क्योंकि ये कैलकुलेट होने के बाद हमें प्रिंट भी करना होगा, आउटपुट में देखना भी होगा। तो आउटपुट में कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं system.out.println। ओके, ये हमने कल डिस्कस किया था। यही मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमें एक्चुअल में प्रिंट करनी है। हमें यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हमें एज इट इज़ प्रिंट करना है, इसलिए हमने ये डबल कोट्स के बीच में लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने लगाया है प्लस ऑपरेटर। मैंने आपको कल बताया था प्लस ऑपरेटर कब लगाते हैं? जब हमें कंकैटिनेशन करना है, मीन्स इन दोनों को एक साथ लिखना है। ओके, प्लस लिखने के बाद हमने लिखा है v। तो v का क्या मतलब है कि हमें वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसके बाद क्या प्रिंट करना है? हमें v की वैल्यू को प्रिंट करना है। ओके, यहाँ पर बेसिकली v क्योंकि हमें पता है वो वेरिएबल है, तो v की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए हमने उसे बिना डबल कोट्स के लिखा है। ओके, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा मेन मेथड कंप्लीट।
अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे बिकॉज़ हमने अपना प्रोग्राम कंप्लीटली लिख लिया है। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम लिखा गया है। अब हम इसे रन करने वाले हैं, इसका आउटपुट चेक करने वाले हैं। आपको रन मेन्यू में क्लिक करना है एंड यहाँ पर रन प्रोजेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है एंड यहाँ पर हमें हमारा रिजल्ट मिल गया है। देखिए हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी 20.0, 30.5 एंड 40, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमें रिटर्न में मिल गया है। तो यहाँ पर ये रिटर्न में किस तरह से मिला है, एक बार इस चीज़ को समझते हैं बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कन्फ्यूजन रहता है। देखिए यहाँ पर बेसिकली हमने ये जो मेथड लिखा वॉल्यूम मेथड, ये क्या बता रहा है कि जो हमें पैरामीटर प्रोवाइड होंगे उनकी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सिर्फ पैरामीटर्स हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, बट इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ मींस आर्ग्यूमेंट्स को हम कहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, इन द मेन मेथड। तो यहाँ पर जब हम मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर जब हमने लिखा है v इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो इसका मतलब हम बता रहे हैं कि v की क्या वैल्यू होगी जो हमें वॉल्यूम मेथड की हेल्प से मिलेगी। वॉल्यूम मेथड में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ करना है, 20.0, 30.5 एंड 40, मीन्स इन तीनों वैल्यूज़ को हम पैरामीटर्स की जगह पर रखेंगे उनके आर्ग्यूमेंट्स की तरह। एंड यहाँ पर जब हमें वैल्यू मिलेगी तो वो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होकर हमें मिलेगी मेन मेथड में। तो ये रिटर्न किस काम आता है, ये बेसिकली हमें रिटर्न करता है वैल्यू को। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है 20.0 मल्टीप्लाई 30.5 मल्टीप्लाई 40, ये तो हमें वॉल्यूम मेथड से मिली है, मींस इस मेथड से। अब ये वैल्यू रिटर्न कैसे हो पाई है, ये वैल्यू रिटर्न हो पाई है इस रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि इसका काम है वैल्यू को रिटर्न करना। तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी मेन मेथड को। एंड अब यहाँ पर ये वैल्यू इस स्टेटमेंट की हेल्प से प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये लाइन यहाँ पर प्रिंट हो गई है एंड इसके बाद v की वैल्यू मीन्स यहाँ पर जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमें यहाँ पर प्रिंटेड मिला है। ओके, एंड साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे हमने लिखा था system.out.println एंड मैंने आपको कल बताया था कि जब आप ln यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि एक न्यू लाइन प्रिंट होती है, तो इसलिए जो नेक्स्ट लाइन है वो एक न्यू लाइन में प्रिंट हो गई है। ओके, आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छे से क्लियर है एंड अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, ये आज का हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने वॉल्यूम एक मेथड बनाया है, यूजर डिफाइंड मेथड, जहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स थे, लेंथ, विड्थ, हाइट, और इन तीनों की वैल्यूज़ को प्रोवाइड करने के बाद हमने यहाँ पर वॉल्यूम को कैलकुलेट किया है। ओके, स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप ये प्रैक्टिकल सीरीज फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है जो आपको डिटेल में रिजॉल्व करना है, उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं foc.msg@gmail.com। ओके, बाय एवरीवन।